गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हमने अपनी एक नई सीरीज़ को स्टार्ट किया था जो सीरीज़ है हमारी इन्वायरमेंट की। तो जिसमें हमने कल देखा था स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी। हमने अपना स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी तक तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी इसको पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 लेवल्स तो कल तक पढ़ ली थी, लेकिन आज हम अपनी 4th लेवल पर आ गए हैं और 4th लेवल है हमारी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? An ecosystem is defined as a structural and functional unit of biosphere consisting of community of living beings and physical environment, both interacting and exchanging materials between them. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम हमारा जो बायोस्फीयर है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जिसमें कम्युनिटीज़ होती हैं। कम्युनिटीज़ क्या होती हैं ये हमने कल ही देखा था। अगर आपको नहीं पता है तो आप कल वाला वीडियो देख लीजिए, इससे पहले ही मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं। तो कम्युनिटी क्या है कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स, इन सारी चीज़ों की जो कम्युनिटी है उनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, वो आपस में मटेरियल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये जब ये सारा काम हो रहा है तब हम बोलते हैं ये क्या है? इकोसिस्टम है। जैसे कि हमने देखा था कम्युनिटीज़ में क्या था कि अलग अलग स्पीसीज एक साथ रह रही थी, ठीक है, एक दूसरे पर कुछ डिपेंडेंट थी और कुछ कम्युनिटी ऐसी थी जिसको किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या है, अब उससे एक लेवल और आगे हम चले गए हैं। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ लिविंग बींग्स ही नहीं आएंगे, इसमें हमारे नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाएंगी, जैसे कि एयर हो गई, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, रेन हो गई, ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट्स भी जब साथ में मिल जाते हैं तब हम उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि कोई एक प्लेस है, कोई मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर कोई लेक भी हो सकती है, कोई रिवर वहाँ से जा रही हो सकता है वहाँ पर माउंटेन्स हो, ठीक है, वहाँ पर ट्रीज भी हैं, वहाँ पर एनिमल्स भी हैं, हो सकता है कुछ इंसान भी वहाँ पर रहते हों। तो ये पूरा जो सिस्टम बना जिसमें आपके लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, सब एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो इसमें प्लांट्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, एनिमल्स, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाटर, सॉइल, पीपल, हर कोई इसमें हो सकता है। अब जैसे कि हमने कम्युनिटीज़ देखी थी, कम्युनिटीज़ में क्या था कि उसका साइज़ कोई फिक्स्ड नहीं था, उसमें ये भी फिक्स नहीं था कि कितनी स्पीसीज उसमें होनी चाहिए। ऐसा ही इकोसिस्टम में भी है, क्योंकि आखिर इकोसिस्टम बना तो कम्युनिटीज से ही है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में हो सकता है कोई इकोसिस्टम छोटा हो, कोई इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो, उसमें एलिमेंट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कहीं पर बहुत ज़्यादा फिशेस मिल रही हो, किसी इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा इंसान हो, कहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? वो कम्युनिटीज जैसी उसमें मिल रही हैं वैसा ही इकोसिस्टम होगा, ठीक है। तो उसकी जो फीचर्स हैं वो उसी पर डिपेंड करते हैं। Everything that lives in an ecosystem is dependent on other species and elements that are also part of that ecological community. जैसे कि अब हम ही हैं, हम क्या हैं? हम क्या अकेले अगर एक बिल्कुल सुनसान वैक्यूम में हमें छोड़ दिया जाए, वहाँ पर हम अकेले सर्वाइव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हमें सर्वाइवल के लिए दूसरों की ज़रूरत है, ठीक है। हमें कहीं से कुछ मिलता है, कहीं से कुछ मिलता है, सारा सामान हमारी जो सर्वाइवल के ज़रूरी है वो अलग अलग जगह से हमको ऑब्टेन होता है। जैसे कि ऑक्सीजन की ही बात कर लो, ऑक्सीजन प्लांट्स दे रहे हैं, फूड प्लांट्स दे रहे हैं, एजुकेशन हमें स्कूल में मिल रही है, ठीक है, एंटरटेनमेंट हमें कहीं और मिल रहा है, ठीक, हम पार्क जा रहे हैं, हम कहीं हिल स्टेशन पे कभी जा रहे हैं, कभी हम कहीं बीचेस पर जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये सारी हमारी जो नीड्स हैं ये फुलफिल हो रही हैं और अलग अलग चीज़ों पर हम डिपेंडेंट हैं, अलग अलग लोगों पर डिपेंडेंट हैं और वो सब हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि कुछ भी हो, इकोसिस्टम में जो कुछ भी है, चाहे वो एक वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे ट्री हो, हर कोई जो एक इकोसिस्टम में है वो अपनी नीड्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। अगर इकोसिस्टम का एक भी कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है या फिर गायब हो जाता है तो हर चीज़ पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सब पर उसका असर दिखाई देगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? सपोज करो कि सारी रिवर्स गायब हो जाए,
रिवर्स गायब हो गई, पानी कहाँ से मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। किसकी वजह से? सिर्फ रिवर की वजह से। हमारे इकोसिस्टम में जो पानी का सोर्स था वो ही गायब हो गया, ठीक है, वो ही डिसअपियर हो गया। तो क्या होगा? ना ही हमारी पानी की नीड्स फुलफिल होंगी, ना ही प्लांट्स की होंगी, ना ही बर्ड्स की, ना ही एनिमल्स की, किसी की भी वो नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा? वो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। When an ecosystem is healthy, it means that all the elements live in balance and are capable of reproducing themselves. हम कब कहेंगे कि कोई इकोसिस्टम हेल्दी है? अगर हमें ये कहना है कि ये इकोसिस्टम हेल्दी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो सारे बैलेंस में होने चाहिए। और यही तो हुआ है। अब क्या हो गया है? इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, इसीलिए क्या हो रहा है? हम इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी पॉल्यूशन इतना बढ़ गया। पॉल्यूशन क्या बढ़ गया है? कुछ एलिमेंट्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा हो गए हैं, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, तो हम कह रहे हैं पॉल्यूशन हो गया है। और उसका जो ड्रास्टिक इफेक्ट है वो हम सब झेल ही रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उसमें इम्बैलेंस हो गया है। ऐसे ही सपोज करो एक फॉरेस्ट है, वहाँ का इकोसिस्टम हेल्दी नहीं रहेगा। कब? जब सपोज करो एक स्पीसी है जो गायब हो गई, एक स्पीसी बहुत ज़्यादा हो गई। सपोज करो कि वहाँ पर ग्रास खत्म हो गई, ग्रास खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? जितने भी आपके हर्बीवोर्स हैं वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे। हर्बीवोर्स खत्म हुए तो कार्निवोर्स खत्म हो जाएंगे, कार्निवोर्स भी खत्म हो गए, हर्बीवोर्स भी खत्म हो गए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैलेंस चेंज हो गया, बैलेंस अगर गड़बड़ हो गया तो इकोसिस्टम जो कि हेल्दी होना चाहिए था वो अब बीमार हो जाएगा हमारा। दूसरी चीज़ क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमें वहाँ मिल रहे हैं, एक इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं वो कैपेबल होना चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? अब सपोज करो कि हमने क्या किया है, हमने फॉरेस्ट एक ले लिया, ठीक है, वो इकोसिस्टम है हमारा। फॉरेस्ट में क्या है? बर्ड्स मिल रही हैं, सारे एनिमल्स मिल रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है एक फॉरेस्ट में। अब सपोज ये करो कि नए जो ट्रीज हैं वो ग्रो ही नहीं हो रहे हैं, नए प्लांट्स ग्रो ही नहीं हो रहे हैं, ट्रीज रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? जो पहले वाले ट्रीज हैं वो खड़े होंगे और बाकी नए ट्रीज ग्रो ही नहीं हो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जो पुराने पेड़ हैं वो हो सकता है कि वो सूख जाएं, हो सकता है कि वो उन्हें कोई काट ले, हो सकता है कि वो अब क्या हो जाए, बूढ़े हो गए तो गिर जाएं, है ना, हो सकता है। तो क्या होगा कि नए और जो ट्री हैं वो ग्रो ही नहीं हुए, पुराने वाले खत्म हो गए, तो वहां पर ट्रीज खत्म हो जाएंगे, इकोसिस्टम बीमार हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ही हम ऑर्गेनिज्म के केस में भी देख सकते हैं। अब सपोज करो कोई एक स्पीसी है, सपोज कर सकते हैं हम मंकी को, ठीक है, मंकी रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, पुराने वाले मंकीज थे वो बुढ़े हो गए, बूढ़े हो गए बेचारे, मर गए, नए मंकीज पैदा हुए नहीं, नए बच्चे उनके पैदा हुए नहीं जो अब मंकी को रिप्रेजेंट कर सकें। क्या हुआ? मंकी खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही होता रहता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बीमार हो जाएगा, वो हेल्दी नहीं रहेगा। तो एक इकोसिस्टम अगर वो उसको हेल्दी रहना है तो क्या करना चाहिए कि उसको सबसे पहले चीज़ कि उसमें जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो सारे बैलेंस में मिले। दूसरी चीज़ वो अच्छे से रिप्रोड्यूस भी कर पाए। अगर ये दोनों काम हो रहे हैं तो हमारा इकोसिस्टम हमेशा हेल्दी रहेगा। इकोसिस्टम जो है छोटा, इतना छोटा भी हो सकता है कि एक जो ट्री है उसको भी हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि ट्री पर बहुत सारी वर्ड्स रहती हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, एल्गी भी रह सकती है, मॉसिस भी ग्रो हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि आपके वायरस, बैक्टीरिया, ये सब भी हो सकते हैं। तो क्या है, एक जो ट्री है वो भी इकोसिस्टम हो सकता है, और हो सकता है कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम हो। तो ये तो हमारा जो इकोसिस्टम है, ये आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि हमारे जो इकोसिस्टम है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अब हमने जैसे कि कहा ना कि इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो क्या क्या आता है आखिर ये देख लेते हैं। तो गाइस इकोसिस्टम जो है हमारा वो दो चीज़ों से, जैसे हमने पहले ही देखा था, फर्स्ट स्लाइड में ही अपने देखा था जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, कि इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों को मिलाकर बना हुआ है।
अब अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जितने भी कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनमें जान नहीं है, जो नॉन लिविंग है, अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? जो कि नॉन लिविंग है, जैसे कि मिट्टी हो गई, आपका पानी हो गया, आपकी बारिश हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है? अबायोटिक है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की, तो बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो कि लिविंग हो, जैसे कि हम हो गए, कोई जानवर है, कोई आपका बैक्टीरिया है, कुछ भी हो सकता है जो लिविंग बीइंग है, जैसे कि ट्रीज हो गए। ठीक है, ये सब होंगे आपके बायोटिक फैक्टर्स। पहले बात करेंगे अबायोटिक फैक्टर्स की। इसमें पहला हमारा जो फैक्टर है वो है एनर्जी। एनर्जी मतलब एनर्जी फ्रॉम द सन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। अब हम ही देख लो, अगर धूप ना मिले तो कैसे परेशान हो जाते हैं ना। सर्दियों में धूप 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 ही करते रहते हैं कि धूप निकल रहा है, धूप निकल रहा है, धूप नहीं निकल रही है, तो परेशान हो जाते हैं। अगर 3 दिन भी लगातार धूप नहीं निकली तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। तो एनर्जी क्या है कि हमें एनर्जी चाहिए। जितनी भी लाइफ है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ पर, उन सबको चाहिए है एनर्जी। और ये एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? हमारा सन। इन द केस ऑफ प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए। क्यों चाहिए ये भी पता है, क्यों चाहिए भैया? फोटोसिंथेसिस करनी है, उससे क्या होगा? खाना बनाएंगे वो अपना, और अगर उनका खाना बनेगा तभी हमें खाना मिलेगा, है ना। तो प्लांट्स को तो क्यों चाहिए सनलाइट? फोटोसिंथेसिस के लिए। और उनकी वो सनलाइट की ज़रूरत पूरी होती है, डायरेक्ट सन उनकी पूरी कर देता है, वो अपनी खाना बना लेते हैं। और उस सनलाइट पर हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हम तो ऐसा नहीं है ना कि धूप में खड़े हो गए, पेट में खाना बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा तो प्लांट्स कर सकते हैं, ट्रीज कर सकते हैं, धूप में खड़े हो जाते हैं, उनके लीव्स में खाना बन जाता है, खाना पहुंच जाता है। हमें क्या चाहिए होता है कि हमारे लिए प्लांट्स खाना बनाते हैं, हम उनके फ्रूट्स को खाते हैं, और हमारा भैया हो जाता है, आराम से पार्टी हो जाती है ना। तो क्या है कि हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स किस पर डिपेंडेंट है? सन पर डिपेंडेंट है लाइट के लिए और एनर्जी के लिए। तो हम भी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है सन पर। ठीक है, ये बात हो गई हमारी एनर्जी की। दूसरा जो फैक्टर है वो है रेनफॉल। बारिश, सपोज बारिश हो ही ना, कभी बारिश ना हो अगर, तो क्या होगा? पानी कहाँ से आएगा? ठीक है, कभी की बात छोड़ दो, अगर 1 साल भी बारिश नहीं हुई कहीं पे, तो वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ का जो मंजर होगा देखने लायक होगा, इतना बेकार हो जाएगा। सारी इकोसिस्टम, सारा जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी पढ़ाई लिखाई है, जितनी आपकी प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, वो सब कोलैप्स कर जाएगा। सिर्फ क्यों? क्योंकि रेनफॉल नहीं हुई। ठीक है, तो रेनफॉल बहुत ज़रूरी है जितने भी लिविंग बींग्स हैं। ये तो बच्चों वाली चीज़ है, हमें पता है, खाना भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए है, टेम्परेचर भी हमें नॉर्मल चाहिए है। ये सारी चीज़ें यही हैं इकोसिस्टम को जो बनाती हैं। ठीक है, तो रेनफॉल क्या है? वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबको चाहिए है पानी। ठीक है, majority of biochemical reactions take place in an aqueous medium। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसी मीडियम में होती हैं जो थोड़ा सा गीला हो, एक्वेस हो। ठीक है, वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। पानी पीते रहो, कहते हैं ना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, हमारा बॉडी टेम्परेचर भी उससे क्या रहता है? रेगुलेट रहता है। बॉडी के टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, तो बॉडी के लिए क्या चाहिए? पानी बहुत ज़्यादा चाहिए है। Further, water bodies form the habitat for many aquatic plants and animals। ना केवल ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है, बल्कि पानी जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर भी है। हमारी मछली देख लो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बचपन से पढ़ते आए ना आए, तो ये क्या हुआ? ये क्या है? ये बता रहा है कि पानी कितना ज़रूरी है। ठीक, रेनफॉल कितनी ज़रूरी है। हमारा जो फैक्टर है, जो हमारा कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, वो आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्रिटिकल फैक्टर है हमारी इकोसिस्टम के लिए। सपोज करो बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर रह लोगे? नहीं रह पाएंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। एक आध होंगे भैया महान इंसान, महान ऑर्गेनिज्म जो रह लें, ठीक है, महान प्राणी, लेकिन बाकी सब तो भैया नहीं रह सकते, हम तो नहीं रह सकते। ऐसे ही बहुत एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर है,
वहाँ पर भी नहीं रह पाएंगे, ऊपर उबल जाएंगे हम तो भाई। तो इतना टेम्परेचर में हम नहीं रह सकते, एक्सट्रीम टेम्परेचर में हम नहीं रह सकते। हमें क्या चाहिए है कि मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए है, ठीक है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, बीच के टेम्परेचर में हम आराम से रह सकते हैं। तो टेम्परेचर भी क्या है, एक फैक्टर है जो कि इकोसिस्टम को डिटरमाइन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर हमारे पास हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, CO2 नहीं है, फिर नाइट्रोजन नहीं है, तो हमारी जो लाइफ है वो सर्वाइव हम उसको नहीं कर सकते हैं। हमें एक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंडीशंस सुइटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हेल्दी बायोस्फीयर। अगर हमें हेल्दी बायोस्फीयर बनाना है इस अर्थ पे, तो ज़रूरी है कि अच्छा सा एटमॉस्फेयर भी हो, है ना। फिर है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या होता है, जो सॉइल है ना, सॉइल को अगर आप अंदर अंदर खोदते चले जाओगे, उसको डिग करोगे, तो कई सारी लेयर्स आपको दिखती चली जाएंगी। वही जो लेयर्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉइल की लेयर्स, वही लेयर्स को हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम। लैंड इज कवर्ड बाय सॉइल एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड स्मॉल एनिमल्स। जो लैंड है उसे मिट्टी से वो कवर है, देखते हैं ना मिट्टी किससे कवर है। तो मिट्टी जो है, मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी बहुत सारी चीज़ों का घर होती है, बहुत सारे उसमें माइक्रोब्स मिलते हैं, प्रोटोजोआ मिलते हैं, फंजाई मिलती है, और कई सारे छोटे छोटे जानवर भी मिलते हैं, ठीक है। चूहे उसमें अपना बिल बना लेते हैं, सांप उसमें अपना बिल बना लेते हैं, ठीक है, अर्थवर्म उसमें रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, है ना। तो क्या है, लैंड मिट्टी से कवर है और मिट्टी बहुत सारी चीज़ों का घर है। और अगर हम बात करें तो हम भी तो मिट्टी पर ही रहते हैं, घर बना किस पे बना, मिट्टी पर ही तो बना था, है ना। फिर है रूट्स ऑफ प्लांट्स पियर्स थ्रू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो आपके प्लांट्स हैं वो कहाँ हैं, वो भी तो मिट्टी में ही है, ठीक है। प्लांट्स लगाओगे तो मिट्टी लेकर आते हो ना पहले, तो मिट्टी में उनकी जो रूट्स हैं वो चली जाती हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वाटर सब मिलता है प्लांट्स को। ऑर्गेनिजम्स कैन बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। जो ऑर्गेनिजम्स हैं हो सकता है कि वो लैंड पर रहें, हो सकता है वो वाटर पे रहें, वाटर में रहते हो, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो लैंड पर रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो हो सकता है कि फ्रेश वाटर में रहें, हो सकता है कि वो सी में रहें। कुछ माइक्रोब्स तो ऐसे होते हैं जो कि गर्म पानी में भी रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा सबस्ट्रेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल्स की। मटेरियल्स जो मिलते हैं हमारी अर्थ पर, हमारे इकोसिस्टम में, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ये सब क्या है, ये जो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जब डिकम्पोज हो जाता है तब ये बनते हैं। दूसरे आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि कार्बन, CO2, पानी हो गया, सल्फर, नाइट्रेट, फॉस्फेट, आयोन्स जो हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। हमें भी नाइट्रोजन चाहिए होती है, हमें भी कई सारी सल्फर और ये जो कॉपर, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। फिर जो लास्ट कंपोनेंट है जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, उसमें वो है आपका लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम में। कैसे, जो हमारा टेम्परेचर, ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आगे पढ़ लेना। तो ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स का, अल्टीट्यूड्स का क्या रोल होता है किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को डिसाइड करने में, कि वहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, डेजर्ट होगा कि माउंटेन होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी कौन डिसाइड करता है, लैटिट्यूड। और ये सारे फैक्टर्स हमारे जो हैं वो डिसाइड करते हैं इकोसिस्टम को, कि इकोसिस्टम कैसा होगा, क्या क्या वहाँ पर स्पीसीज मिलेंगी। तो ये भी क्या है, एक फैक्टर है हमारे इकोसिस्टम का। Latitude has a strong influence on an area's temperature, resulting in change of climates. जैसे पोलर क्लाइमेट हो सकता है, ट्रॉपिकल हो सकता है, टेम्परेट हो सकता है। ये सारे आप इसमें टेंशन मत लो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्लाइमेट का, तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे आपको ये सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा और समझ में भी आ जाएगा, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा ये, है ना। तो दीज क्लाइमेट्स डिटरमाइन डिफरेंट नेचुरल बायोम्स, ठीक। सी लेवल से, चाहे वो सी लेवल समुद्र की गहराइयाँ हो, चाहे पहाड़ों की ऊंचाइयाँ हो, वाइल्ड लाइफ जो है
वो इन्फ्लुएंस्ड है ऑल्टीट्यूड से। जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, हवा ठंडी होती जाएगी और रूखी होती जाएगी, और ये क्या करेगी, आपकी वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। ठीक, तो यहाँ पर हमारे अबायोटिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं इकोसिस्टम। अब गाइस बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जान हो, जो लिविंग हो। जैसे कि हमने पहले ही बताया था आपको कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं एक इकोसिस्टम में मिलेंगे उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे। अब इसके भी जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दूसरे क्या है, कंज्यूमर्स। आगे कंज्यूमर्स के भी कई सारे पार्ट्स करेंगे, लेकिन पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को समझते हैं कि आखिर ये कौन होते हैं, है ना। वैसे तो ये सब बचपन में पढ़ा ही है, लेकिन बचपन का याद कहाँ रहता है, हमें इस साल का याद नहीं रहता है ना, यही होता है। चलो पढ़ लेते हैं फिर से। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेल्फ नरिशिंग होते हैं, खुद की नरिशमेंट, खुद की जो नीड्स है, खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, हमारे जैसे नहीं होते कि हमारे ऐसा होता, अगर सोचो कि हमारे पेट में खुद ही खाना बन जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें खुद बनाना पड़ता है, वो भी प्लांट्स पर डिपेंड होकर, एनिमल्स पर डिपेंड होकर, है ना। लेकिन प्लांट्स जो हमारे हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स मीन्स जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, हम तो कंज्यूमर हैं भाई, हम तो कंज्यूम करते हैं बना बनाया, लेकिन जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद प्रोड्यूस करते हैं खाना को, और उसमें आपको पता ही है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही आ सकते हैं, वही खुद का खाना बना सकते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या हो, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है प्लांट्स, हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया हो सकता है कुछ एल्गी भी हो सकती हैं, बस कंडीशन क्या है कि उनके अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर हम भी हरे हरे होते तो हम भी बना सकते थे खाना, लेकिन हम हरे हरे हैं नहीं। ठीक है, तो they synthesize carbohydrate from simple inorganic raw materials like carbon dioxide and water in the presence of sunlight by the process of photosynthesis for themselves and supply indirectly to other non-producers। क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जो है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि CO2 हो गया, पानी हो गया, सनलाइट हो गया, इन सब से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं। खुद की नीड्स तो पूरी करते ही है, साथ में हम सब जैसे लोग, भिखारी लोग जो कि प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, उनको भी भैया थोड़ा खाना प्रोवाइड कर देते हैं। इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे कि जो आपका रहता है लैंड वाला इकोसिस्टम, ठीक है, पूरा चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। अभी समझ लो ऐसा कि जो लैंड वाला इकोसिस्टम है, मतलब ज़मीन पर जो लोग रहते हैं, ज़मीन का जो इकोसिस्टम है, उसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हर्बिशियस होते हैं या फिर वुडी प्लांट्स होते हैं। मतलब क्या है, प्लांट्स होते हैं जो हो सकता है हर्ब्स हो सकता है शर्ब्स हो सकता है कि आपके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्या हो, पेड़ पौधे हो। पेड़ हो, पौधे तो बड़े होंगे नहीं, इतने ऊंचे हैं। फिर वाइल्ड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं कई सारी एल्गी हो सकती हैं, ठीक है, वही बना सकती हैं अंदर खाना, और कौन बनाएगा, फिशेस तो दूसरों को खाएंगी, हैं। ये हो गया हमारा क्या, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स जैसे कि हम बेचारे, है ना। कंज्यूमर्स मीन्स नाम ही कह रहा है कि कंज्यूम करते हो, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते भाई, हरे हरे नहीं है वो, ठीक है, तो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। वो कौन थे, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो खुद का बनाते थे खाना। ये हेट्रोट्रॉप्स है, दूसरों पर डिपेंडेंट है, या फिर फैगोट्रॉप्स ही बोलते हैं, जो कि दूसरे लोग हैं वो इनको नरिश कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉप्स या फिर फैगोट्रॉप्स। ठीक, अब क्या है, कंज्यूमर्स तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एग्जाम में क्या आएगा, कंज्यूमर्स बिल्कुल नहीं आएगा, देखना क्या लिख के आ सकता है, हेट्रोट्रॉप्स, वो भी हो सकता है ना आए, क्या आएगा, फैगोट्रॉप्स, क्योंकि फैगोट्रॉप्स तो हमने पहले पढ़ा नहीं था, अब पढ़ दो, फैगोट्रॉप्स भी कंज्यूमर्स ही होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। अपना खाना हरे हरे नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, इसीलिए अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो ऑर्गेनिक फूड जो कि प्लांट से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, उस पर ही डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि भूख तो सबको लगती है, खाना तो सबको चाहिए, कैसे भी मिले। ठीक, अब जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे फैगोट्रॉप्स हैं, जो हमारे हेट्रोट्रॉप्स हैं, तो उनको भी हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में।
ठीक है, दो ग्रुप्स बना दिए इनके, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। मैक्रो कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो कि प्लांट्स भी खा सकते हैं, एनिमल्स भी खा सकते हैं, हो सकता है दोनों ही खाते हों, और इनको भी हमने इनके जो फूड के सोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करा है और कैटेगराइज कर दिया है, जिसमें पहला आता है हर्बीवोर्स। ठीक है, पहले क्या आते हैं? हर्बीवोर्स। बताने की जरूरत है क्या कि हर्बीवोर्स कौन होते हैं? इतना तो बचपन फर्स्ट क्लास में ये आंसर लिख के आते थे एग्जाम में, हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, फिर भी भूल गए हो तो भैया पढ़ लो फिर से। हर्बीवोर्स जो हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, जो घास खाते हैं, घास फूस वाले होते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर्स। जैसे कि आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, गोट हो गई, रैबिट हो गया, गाजर के साथ में रैबिट को देखा है ना, कितना क्यूट लगता है, वही हो गई हर्बीवोर्स। दूसरे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो हर्बीवोर्स को खाते हो, जैसे कि वुल्व्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है, और इनको हम टर्शरी कंज्यूमर्स ही बोलते हैं, जैसे कि लायन। ठीक है, वो क्या करता है? वुल्व्स को खा लेता है। फिर आता है ओमनीवोर्स, इन सबसे ऊपर सर्वोपरि कौन है? ओमनीवोर, जो कि सबको खा लेता है भैया, चाहे पेड़ दे दो, पौधा दे दो, घास दे दो, फूस दे दो, या फिर मांस दे दो, मछली दे दो, अंडा दे दो, सब खा लेगा। ठीक है, सर्वाहारी वो होता है ओमनीवोर्स। और उसमें कौन सी कैटेगरी में, उसमें कौन सबसे बड़ा बैठा है? मैन, इंसान, सब कुछ खा सकता है भाई, तो वो है आपका ओमनीवोर्स। ठीक, अब जो है नेक्स्ट कैटेगरी, पहली कैटेगरी तो देख ली मैक्रो कंज्यूमर्स, अब बात करेंगे हम माइक्रो कंज्यूमर्स की। माइक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? माइक्रो कंज्यूमर्स जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, ये सब रिवाइज हो रहा है, ये बचपन वाला ही काम आ रहा है। देखो ये क्या है? सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स तो पढ़े होंगे, डिकम्पोजर्स ही होते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और इनका आप नया नाम सुन लो जो नहीं सुना होगा, वो क्या है? ऑस्मोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोट्रॉप्स। ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं आपके माइक्रो कंज्यूमर, जिनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स। अगर अब टफ क्वेश्चन बनाना है तो क्या बोल देंगे? ऑस्मोट्रॉप्स कौन होते हैं, इनमें से बताओ ऑस्मोट्रॉप कौन है। अब हम यही सोचते रह जाएंगे ऑस्मोट्रॉप क्या होता है ना। तो याद रखना कि ऑस्मोट्रॉप्स जो हैं वो डिकम्पोजर्स ही होते हैं। They are bacteria and fungi which obtain energy and nutrients by decomposing dead organic substances. जो प्लांट एनिमल जो मर गए हैं, ठीक है, फिर उनको क्या करा है, जब वो सड़ गल रहे हैं तो उनका जो रहता है ना डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उससे ये एनर्जी निकालते हैं अपनी। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन जैसे कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि रिलीज होते हैं इकोसिस्टम में, उसको प्रोड्यूसर्स फिर से यूज़ कर लेते हैं। ऐसे क्या हो रहा है, जो आपके मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स है, वो रिसाइकिल होते रहते हैं। अर्थवर्म हो गई, वल्चर हो गए, अर्थवर्म है या फिर सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या है? वो डेट्रीटस फीडर हैं, और वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, और इनको हम डेट्रीवोर्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशंस की। कंपोनेंट्स तो हमने देख लिए कैसे होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। अब देखते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो कितने तरीके के होते हैं। तो इकोसिस्टम हम देखेंगे दो तरीके के, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। या तो देखो कोई ऑर्गेनिज्म हवा में रहेगा क्या? बताओ, नहीं रहेगा। ऑर्गेनिज्म क्या है? या तो वो रहेगा आपके जमीन पर या रहेगा पानी में, है ना। तो क्या है? टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या फिर एक्वेटिक हो सकते हैं। इनके डिटेल में दो चैप्टर्स हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। अब बात है हमारी कि आखिर ये जो इकोसिस्टम्स हैं वो हमें क्या देते क्या है भाई, ठीक है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो कौन से गुड्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं जो कि इकोसिस्टम्स हमें देते हैं। चलो देख लेते हैं क्या क्या देते हैं। वैसे तो आधी चीज़ें पता ही हैं, फिर भी देख लेते हैं, बुक में लिखा है तो पढ़ना तो है ही। देखो, फूड देते हैं, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, क्या देते हैं? फूड, फ्यूल, फाइबर। ठीक है, शेल्टर देते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स देते हैं, हवा पानी को प्योर करते हैं हमारा। फिर जो है वेस्ट है उसको डिकम्पोज करते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं। जो अर्थ का क्लाइमेट है उसको मेंटेन रखते हैं। मॉडरेशन, जो फ्लड आ रही हैं, ड्रॉट्स हो रहे हैं, टेम्परेचर एक्सट्रीम ना हो जाए, विंड का फोर्स उसको भी मॉडरेट करते हैं। साथ ही साथ में सॉइल की फर्टिलिटी को भी बरकरार रखते हैं। और क्या करते हैं? जो पॉल्यूशंस हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं और
आपका प्लांट है उसके पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं, जिससे कि क्या है और क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्स जो है आपके जो जीन्स हैं उसको ये क्या करते हैं, सेफ रखते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल और एस्थेटिक बेनिफिट्स भी हैं, कई सारी दवाइयाँ मिलती हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, हमारी कई सारी संस्कृति उससे जुड़ी हुई हैं। ये सब काम किसका है, इकोसिस्टम ही हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ना वाइस, अब नया जो हमारा टॉपिक है वो है इकोटोन। इकोटोन पढ़ते हैं। इकोटोन क्या है, इकोटोन एक जोन ऑफ जंक्शन है, मतलब क्या है, दो अलग अलग इकोसिस्टम है, उनके बीच में जो, अब ऐसे तो नहीं है ना कि एक तरफ आपका लैंड वाला इकोसिस्टम है, एक तरफ आपका वाटर वाला इकोसिस्टम है, बीच में कुछ है ही नहीं। कुछ तो ऐसी जोन होगी जहाँ पर दोनों चीज़ें मिलती होंगी, तो वो जोन जहाँ पर दोनों चीज़ें मिल रही होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया इकोटोन क्या है। इकोटोन क्या है, जहाँ पर दो अलग अलग आपके इकोसिस्टम्स मिल रहे होते हैं, तो जो बीच की जगह जहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं वो होता है आपका इकोटोन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं ये हम आगे के चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए जो आपने देखे होंगे ना, जो रिवर के किनारे पेड़ से नहीं होते, पेड़ होते हैं। ठीक है, तो रिवर के किनारे क्या है, जो पेड़ उगे हुए होते हैं वो दलदल एरिया होता है बिल्कुल, वहाँ पर जो पेड़ हैं वो होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो दलदल एरिया है वो कैसा है, ना ही सूखे में आ सकता है ना ही गीले में आ सकता है। ऐसा तो नहीं कह सकते दलदल एरिया हो कि वो तालाब है, कह देंगे क्या, नदी है कह देंगे, नहीं कहेंगे। तो जो एरिया दलदल है बीच का है, ठीक है, ना ही वो नदी पूरी तरीके से बन पाया है, ना ही वो आपका लैंड है, तो वो एरिया जो दलदल है वो है हमारा क्या, इकोटोन। ठीक, अब इस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन, क्या फीचर्स होते हैं इसके, ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप दो फीचर्स तो हर चीज़ के पहले देखते हैं फिर ही कुछ खरीदते हैं। तो इकोसिस्टम में भैया समझना है तो कैरेक्टरिस्टिक देख ले रहे हैं क्या होते हैं इकोटोन। देखो, इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड, हो सकता है कोई पतली सी थोड़ा सा इलाका हो, ठीक है, या हो सकता है बहुत चौड़ा इलाका हो इकोटोन के अंदर आता हो। ठीक है, तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ही इकोटोन होगा, पतला भी हो सकता है चौड़ा भी हो सकता है। फिर है, इट हैज द कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम्स, हैंस इट इज अ जोन ऑफ टेंशन। जो इसके पास वाला होगा इकोसिस्टम उसकी कुछ फीचर्स इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, पड़ोसी का असर होगा कि नहीं होगा, होगा, ऑब्वियसली होगा, पड़ोसी का संगत का असर होगा। तो संगत का असर होता है दो, एक मतलब अपोजिट जो चीज़ें हैं उसके बीच में बैठा है, इधर भी बैठा है, एक है आपका बिल्कुल अलग, एक है बिल्कुल अलग, दोनों के बीच में बैठा है, तो दोनों के जो फीचर्स हैं दोनों का असर इस पे आएगा, तो यहाँ पर टेंशन बनी रहती है, जोन ऑफ टेंशन इसलिए इसको हम बोलते हैं। इट इज लीनियर एज इट शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ वन इनकमिंग कम्युनिटी एंड अ साइमल्टेनियस डिक्रीज इन स्पीसीज ऑफ द अदर आउटगोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी। अब जहाँ से ये दूर होता जा रहा है वहाँ के फीचर कम होते जाएंगे, इसमें जिसके करीब होता जा रहा है उसके फीचर ज़्यादा होते जाएंगे। ऐसा ही स्पीसी को लेकर भी है, जिस इकोसिस्टम के करीब होता जाएगा उस इकोसिस्टम की स्पीसी यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फिर अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन सम ऑर्गेनिजम्स which are entirely different from that of the adjoining community। एक वेल डेवलप्ड इकोटोन ऐसा होगा जिसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाएंगे जो कि आसपास की जो कम्युनिटीज हैं उनसे बिल्कुल ही अलग होंगे। ठीक है, उनमें क्या होगा कि इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गया होगा उन ऑर्गेनिजम्स में, और वो ऑर्गेनिजम्स आसपास की कम्युनिटीज से बिल्कुल ही अलग होंगे अगर ये वेल डेवलप्ड इकोटोन है तो। ठीक, नेक्स्ट, sometimes the number of species and the population density of some of the species is much greater in that zone than either community। This is called edge effect। इसको हम क्या बोलते हैं, edge effect बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो आसपास की कम्युनिटीज हैं, आसपास के जो इकोसिस्टम्स थे उन सिस्टम्स में भी इतनी कम्युनिटी नहीं होगी, इतनी डेंसिटी नहीं होगी, उतनी वैरायटी नहीं होगी जितनी डेंसिटी, जितनी वैरायटी स्पीसीज की इस इकोटोन में मिल जाएगी, क्योंकि इसको तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है ना,
तो दोनों तरफ से इसको फायदा है तो ज़्यादा इसकी डेंसिटी हो जाएगी। और ये जो डेंसिटी ज़्यादा है दोनों आसपास की इकोसिस्टम से, इसको ही हम बोलते हैं एज इफेक्ट। ठीक, एक बात और याद रखना कि ये जो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके यहाँ पर मिल रहे हैं एज इफेक्ट में, इनको ही हम एज स्पीसीज भी बोलते हैं। आपका जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें ज़्यादातर एज इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और स्पेशली किसमें, वर्ड्स में। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम उसमें भी किसमें, वर्ड्स में हमें देखने को मिलता है एज इफेक्ट। जैसे कि जो डेंसिटी ऑफ वर्ड्स इज ग्रेटर इन द मिक्स्ड हैबिटेट, जो इकोटोन है, इकोटोन में वर्ड्स आपको ज़्यादा मिलेंगी, जितनी फॉरेस्ट में मिल रही हैं, जितनी डेजर्ट में मिल रही हैं, उन दोनों से ज़्यादा आपको इकोटोन में वर्ड्स मिल जाएंगी, ये यहाँ पर बोला गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं नीच। अब ये नीच व नीच जंगली जानवर, नीच प्राणी वाला नीच नहीं है, ये हमारा इन्वायरमेंट वाला नीच है। तो ये क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो नीच इज द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। एक अपना यूनिक फंक्शनल रोल जो प्ले करते हैं वो, या फिर यूनिक उनके जो स्पीसीज में इकोसिस्टम में उनका यूनिक जो प्लेस है वो होता है उनका नीच। ठीक है, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट अ स्पीसीज नीड टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस। इसमें क्या है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि उसको कितनी बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उसको कौन से फिजिकल फैक्टर्स, कौन से केमिकल फैक्टर्स चाहिए हैं किसी भी स्पीसी को सर्वाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या क्या जो चाहिए है वो सब इसके नीच में आ जाता है। ठीक है, नीच इज यूनिक फॉर अ स्पीसी। किसी भी दो स्पीसी की नीच सेम नहीं हो सकती हैं, सबकी अपनी अपनी यूनिक नीच होती हैं। ठीक है, याद रखना है ये। फिर नीच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो नीच है वो एक अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए। अगर हमें किसी भी स्पीसी को उसके नेटिव हैबिटेट, उसका जो घर है उसमें बचाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस जो स्पीसी है उसकी नीच क्या है, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको इन्वायरमेंट उसका जो वहाँ का सेट कर पाएंगे, है ना। तो वो रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल कर पाएंगे। अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात, सब कुछ जब मिल रहा है तो क्यों मरेगा कुछ, कोई ऑर्गेनिज्म क्यों मरेगा जब उसको सब कुछ अच्छे से मिल रहा है ना। तो वो सब कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे अगर हमें पता है कि उसकी क्या नीच है। अब बात करते हैं कि नीच कितने तरीके की होती है, नीच के टाइप्स क्या होते हैं। तो गाइस, नीच 4 तरीके की है। एक है हैबिटेट नीच, दूसरी फूड नीच, थर्ड रिप्रोडक्टिव नीच, फोर्थ इज फिजिकल एंड केमिकल नीच। हैबिटेट मीन्स क्या है कि कहाँ वो रहता है, उसका क्या इलाका है, कहाँ वो मिलेगा, कहाँ रहता है, वो उसका नीच होगा। ठीक है, फिर फूड क्या खाता है, क्या पीता है। ठीक, रिप्रोड्यूस कौन सी कंडीशन से वो रिप्रोड्यूस करेगा। और फिजिकल और केमिकल नीच क्या है कि कौन कितना टेम्परेचर होना चाहिए उसके लिए, लैंड शेप कैसी होनी चाहिए, लैंड का स्लोप कैसा हो, ह्यूमिडिटी कितनी हो, ये सब आता है आपके फिजिकल और केमिकल नीच में। सो गाइस, अब हमारा नया टॉपिक है बायोम। बायोम क्या होता है, बायोम हमारा 5th लेवल है। हमने देखा था ना कि हमारी इकोलॉजी में 6 लेवल्स होंगी, वही चल रही हैं, जिसमें 4 तो लेवल्स हम पार कर चुके हैं, अब आ गए हैं 5th लेवल पे, 5th स्टेज पे आ चुके हैं, और 5th स्टेज है बायोम। ठीक, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन्स कॉल्ड बायोम्स व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड जनरल सॉइल टाइप। क्या होता है बायोम, देखो जो हमारा बायोस्फीयर है, आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है बायोस्फीयर, लेकिन अभी समझ लो बायोस्फीयर जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर तीनों चीज़ें मिल जाती हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में जो लैंड है वो लैंड भी कई अलग अलग इलाकों में बटी हुई है। जैसे कहीं, अब जैसे हम बोलते हैं ना ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर आपका ग्रासलैंड है, बोलते हैं ये प्लेन एरिया है। तो ये क्या है, यही बायोम होते हैं, इन्हीं को बायोम बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं कि उनके क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर कैसी वेजिटेशन हो रही है,
ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम कुछ जो लैंड है उसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो हर एक पार्ट बायोम कहलाता है। कोई भी बायोम, दो बायोम एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक जैसी जगह है तो हम उसको एक ही इलाके में रखेंगे ना, उसको अलग अलग क्यों बांटेंगे, है ना। तो दो बायोम एक से नहीं होते हैं। द क्लाइमेट डिटरमाइंस द बाउंड्रीज ऑफ बायोम। अब बायोम की बाउंड्री कैसी होगी, क्या ऐसा होगा कि हम दीवारें बना देंगे बायोम के बीच में, बिल्कुल नहीं। उसकी बाउंड्री डिसाइड करते हैं क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे जैसे क्लाइमेट बदलता जाएगा हम बोल देंगे कि ये बायोम अलग है, ये बायोम अलग है। एंड अबंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ईच वन ऑफ देम। क्लाइमेट के साथ साथ में वहाँ पर कैसे प्लांट्स हैं, कैसे एनिमल्स मिल रहे हैं, वो डिसाइड कर देंगे कि बायोम कौन सा कहाँ तक है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं कि एक्वेटिक जोन्स, क्योंकि हमने देखा ना कि बायोम में क्या बात करी गई, बायोम में बोला गया जो लैंड वाला आपका इकोसिस्टम है, जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उसको ही डिवाइड किया। तो हमारे जो बेचारे पानी वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए हमने अलग तरीका अपनाया है। उनके लिए क्या है, उसको हमने बायोम नहीं बोला है, उसको स्पेशल नाम दिया है। भाई वो स्पेशल है तो उनका नाम है एक्वेटिक जोन्स। Aquatic systems are not called biomes. However, they are divided into distinct life zones with regions of relatively distinct plant and animal life. अब जो aquatic system है उनको हमने biome नहीं बोला है, लेकिन उनको हमने divide किया है बहुत सारे अलग अलग life zones में, क्योंकि वो उन वहाँ पर क्या है, अलग अलग plant और animal life मिल रहे हैं। Major difference aquatic zones का क्या है, क्या हम यहाँ पर भी टेम्परेचर नापने बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे सैलिनिटी को, यहाँ पर हम देखेंगे कितना न्यूट्रिएंट है, वाटर का टेम्परेचर, यहाँ पर कितनी गहराई तक सनलाइट जा रही है, ये चीज़ देखेंगे मेनली। ठीक है, उसके बेसिस पे हम इसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आज का हमारा आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक है बायोस्फीयर। और लास्ट हमारी लेवल भी, कौन सी लेवल चल रही है, याद तो है, लेवल ऑफ इकोलॉजी। उसका हमारा जो है लास्ट टॉपिक, लास्ट लेवल है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। ऐसा हिस्सा धरती का जहाँ पर क्या हो, लाइफ जो है वो पॉसिबल हो, लाइफ जहाँ पर एग्जिस्ट करती हो, वो बोलते हैं उसको हम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स अ हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन, जहाँ पर हवा, पानी और धरती तीनों चीज़ें मिल जाएं, समझ लो वो क्या है, आपका बायोस्फीयर है। ठीक है, इट इज़ अ नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस के अराउंड ये पतली सी एक परत होती है। अगर हम इसको विजुलाइज करें कि अर्थ एक एप्पल है, ठीक है, अर्थ को अगर हम एप्पल मान लें तो एप्पल का जो छिलका है वो हमारा बायोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आया, थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा इमेजिन कर लो। लाइफ इन द बायोस्फीयर इज अबंडेंट बिटवीन 200 meters below the surface of the ocean and about 6000 meter above the sea level। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो आपका ओशन है उसकी सरफेस के 200 मीटर नीचे तक आपकी जो लाइफ है वो पॉसिबल है, और सी लेवल से 6000 मीटर ऊपर तक भी लाइफ पॉसिबल है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कि हम ये देख ले रहे हैं, देखो ये पिक दिख रही है, एक इमेज दिख रही है। ठीक है, बायोस्फीयर की हम लेकर आए हैं। इसमें देखो क्या है, सी क्रिएचर्स, मरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, बर्ड्स, वेजिटेशन, एनिमल इन ग्राउंड, डेड एनिमल्स, सब कुछ दिख रहा है। और साथ में देखो ऊपर हमें क्या दिख रहा है, हवा दिख रही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर दिख रहा है, इधर लैंड और किनारे में पानी दिख रहा है। तो ये जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर मिल गया वो क्या है, बायोस्फीयर है। ठीक, अब गाइस बात करें तो बायोस्फीयर जो है वो हमें नॉर्थ और साउथ पोल्स में नहीं मिलता है। बायोस्फीयर हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। हाईएस्ट माउंटेन्स पे नहीं मिलता है और गहरे ओशंस में भी नहीं मिलता है। जहाँ पर ऐसी कंडीशन ना बन पाए कि हमारी लाइफ सपोर्ट जो कर पाए, मतलब लाइफ को नहीं अगर सपोर्ट मिल रहा है, लाइफ सपोर्ट नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जहाँ लाइफ नहीं है वहाँ पर बायोस्फीयर नहीं है। ठीक है, अकेजनली स्पोर्स ऑफ फंजाई बैक्टीरिया जो है वो 8000 मीटर ऊपर तक भी मिल जाते हैं, लेकिन वो
मतलब डॉर्मेंट पड़े हुए होते हैं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते हैं। जो आप हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए सन से, वो सनरेज वहाँ पहुँचती नहीं है, इसीलिए वो डॉर्मेंट पड़े रहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आते हैं हवा से, पानी से, मिट्टी से। वो सब चीज़ें वहाँ पर मिलती नहीं हैं, इसीलिए उन एरियाज में बायोस्फीयर पॉसिबल नहीं हो पाता। द सेम केमिकल्स आर रिसाइकल्ड। जो केमिकल्स ये हैं, हवा, पानी, मिट्टी, यही बार बार रिसाइकिल होते रहते हैं, ठीक है, और वही उससे ज़िंदगी जो है चलती रहती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं है हर जगह एक बराबर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है, कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स भी बहुत कम मिलते हैं, है ना, ऐसा देखा है हमने। ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स लिव इन द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन की बात करें तो बहुत कम ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो दुनिया की आधी आबादी तो वहीं मिल जाएगी, है ना। तो ये हमने देखा यहाँ पर।